Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the first lecture of thermal properties of the matter. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्रव्य के तापीय गुण, और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऊष्मा के बारे में। तो ऊष्मा क्या होती है? तो ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, ध्यान रखिएगा, यह ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है ना। ऊर्जा का ही एक रूप है, अर्थात किसी वस्तु के गर्मपन होने से या ठंडेपन होने से ऊष्मा या ऊर्जा का एहसास होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है और किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट से ऊष्मा का एहसास होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो वस्तुएं, एक ठंडी और एक गर्म, मान लेते हैं कि ये गर्म है और ये एक ठंडी वस्तु है, इस तरीके से दोनों संपर्क में रख दिया तो गर्म वस्तु से ऊष्मा, गर्म वस्तु से ऊर्जा ठंडी वस्तु में प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, गर्म से ठंडी वस्तु में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो इस प्रकार से गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में स्थानांतरित ऊर्जा ही ऊष्मा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है और किसी वस्तु के गर्माहट से या ठंडेपन होने से हमें ऊष्मा का एहसास होता है। अगर दो वस्तुएं जिनमें एक गर्म और एक ठंडी है परस्पर संपर्क में रख दें तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा और गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊर्जा के स्थानांतरण को ही ऊष्मा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऊष्मा का जो मात्रक है वो होता है कैलोरी। तो एक कैलोरी क्या है? किसी भी वस्तु का ताप, ठीक है ना, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने में जितनी आवश्यक ऊष्मा होगी वो 1 कैलोरी होगी। के किसी वस्तु का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो 1 कैलोरी होती है। ध्यान रखिएगा, और कैलोरी और जूल में, क्योंकि ये ऊर्जा का ही एक रूप होता है, तो 1 कैलोरी में 4.18 या 4.2 जूल होते हैं, या 1 जूल बराबर लिख सकते हैं 1/4.2 कैलोरी। तो ये जूल और कैलोरी में संबंध भी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यह ऊष्मा के बारे में डिस्कस किया। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि ताप क्या है। तो किसी वस्तु को छूने पर अगर वो गर्म है या ठंडी है तो एहसास होता है ताप का, ठीक है ना। अर्थात किसी वस्तु को स्पर्श करके उसकी गर्माहट या ठंडेपन का हम अनुभव करते हैं, ठीक है ना। तो यही ताप है, अर्थात दो वस्तुएं अगर संपर्क में रख दें, ए और बी, एक गर्म है और एक ठंडी है, तो यह आपने देखा कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो आप कह सकते हैं कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है या ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ये भी बात कंफर्म हुई, तो ठीक है ना। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊर्जा या ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और जब दोनों वस्तुओं के ताप समान हो जाएंगे, जब दोनों वस्तुओं के ताप समान हो जाएं, मान लीजिए कि ये वस्तु T1 और ये T2, ये T और ये T, दोनों के ताप समान हो जाएं, अर्थात तापांतर क्या हो जाएगा? 0, तो वस्तुएं तापीय साम्य में कहलाएंगी। कैसा? तापीय साम्य।
तो ऐसी स्थिति में वस्तुएं तापीय साम्य में कहलाती हैं। क्लियर? अब आइए हम डिस्कस करते हैं इन तापों के बारे में कि क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा, हम इनके लिए एक स्केल डिस्कस करते हैं। ये जिनमें कि 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 केल्विन है, 1 फ़ारेनहाइट है, 1 र्यूमर पैमाना है और 1 रैंकाइन है। इसको सेल्सियस बोलते हैं, इसको केल्विन बोलते हैं, इसको फ़ारेनहाइट, इसको र्यूमर और इसको रैंकाइन बोलते हैं। ठीक है ना? तो इनका एक बर्फ बिंदु होगा, हिमांक बिंदु जिसे बोलते हैं, और एक भाप बिंदु होगा जिसे हम क्वथनांक बिंदु बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो देखते हैं, डिग्री सेल्सियस के लिए ये जो बिंदु होगा 0 डिग्री और क्वथनांक यानी भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही केल्विन में ये 273.15 या 273 लिख सकते हैं, और ये होता है 373.15। ऐसा इसलिए कि जल का त्रिक बिंदु जो होता है, त्रिक बिंदु, क्योंकि ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है, तो ये है त्रिक बिंदु, और त्रिक बिंदु पर ताप 273.15 या 273.16 होता है। तो 1 केल्विन का मान कितना हो जाएगा? 1/273.15 केल्विन ताप की एसआई इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक है ताप का क्या? केल्विन। तो उस जगह यानी त्रिक बिंदु, ये जल का त्रिक बिंदु है। तो यहाँ पर इस ताप का मान केल्विन का 1 केल्विन जो होता है 1/273.15 या 0.16 भी लिखते हैं। ठीक है ना? ये होता है, इसलिए हमें 273 ये बर्फ बिंदु है और 373.15 ये भाप बिंदु है। अब फ़ारेनहाइट के लिए देखते हैं, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी तरीके से र्यूमर में 0 और ये 80, और रैंकाइन में होता है ये 460 और ये होता है 672। ठीक है ना? तो अब ये जो पैमाने हैं इनका मुख्य रिलेशन ये बनता है कि C/(-0/100), क्योंकि इनके बीच में जो अंतराल है वो 100 है। इसी तरीके से हम K-273/100 लिख सकते हैं, क्योंकि जब डिग्री सेल्सियस में ताप हो तो उसमें 273 जोड़ते हैं तो ये केल्विन पैमाना आता है, या केल्विन में 273 माइनस करते हैं तो डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है ना? ये आ जाएगा। इसी तरीके से F-32 बटे ये आ जाएगा F-32/180 के करीब आएगा, क्योंकि 32 और 212 का अंतर जो है ये 180 आ जाएगा। इसी तरीके से र्यूमर के लिए हो जाएगा R-0 अपान अंतर है इसका 80। देखिए इनके बीच में 100 का गैप है, इसके बीच में 100 का गैप है, इसके बीच में 180 का गैप है, इसके बीच में 80 का गैप है। और इसी तरीके से अगर 460 और 672 के बीच में देखें तो 212 का गैप है, तो ये हो जाएगा रैंकाइन -460/212। तो इस तरीके से हमने इन तापों में संबंध निकाल लिया। तो ध्यान रखिएगा, ताप के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था कि किसी वस्तु को स्पर्श करके उसकी गर्माहट या ठंडेपन से हम एहसास करते हैं कि वस्तु कितनी गर्म और कितनी ठंडी है। और जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में रखते हैं तो ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर यानी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना? ताप जो है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है ना? जिसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप बोलते हैं।
और जल के त्रिक बिंदु पर इसका मान 1 केल्विन का 1/273.15 या 1/273.16 भी लिखते हैं। साधारणतः हम इसको 273 ही यूज करते हैं, यानी सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देंगे, और केल्विन से सेल्सियस में लाना है डिग्री सेल्सियस में तो 273 माइनस कर देंगे, ये रिलेशन। अब ध्यान रखिएगा, सारे पैमानों में तो डिग्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केल्विन पैमाने में कभी भी हम डिग्री का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि केल्विन पैमाने का जो ये मान है, केल्विन में जो मान होता है वो सबसे न्यूनतम मान होता है, अर्थात उस स्थिति में जाकर के उसके बाद एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण इसमें केल्विन पैमाने में डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। ये इनके संबंध आ गए। अब हम साधारणतः सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप ही इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो ये आ जाएगा C बाई डिग्री सेल्सियस व फ़ारेनहाइट में संबंध। सबसे ज़्यादा यही है उपयोग होंगे। केल्विन को आपको पता ही है, आप कर लेते हैं कि सेल्सियस में 273 जोड़ के केल्विन में बदल लेते हैं और केल्विन में 273 माइनस करके सेल्सियस में ला लेते हैं। तो C बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32/180, या हम इसको लिख सकते हैं C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इस तरीके से हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापांतरों में संबंध दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि 80 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो, तो आपने क्या किया, 80/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो F इक्वल टू आ जाएगा 144 प्लस 32, 176 डिग्री फ़ारेनहाइट मान आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ही संबंध हमने निकाल लिया। अब तापांतरों में अगर संबंध देखें, इनमें तापांतरों में संबंध, तो तापांतरों का संबंध क्या हो जाएगा, देखिएगा, जब C1 हो तो F1 होगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा C1/5 F1 माइनस 32/9। इसी तरीके से जब C2 हो तो F2 होगा, तो C2/5 इक्वल टू F2 माइनस 32/9। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तभी तापांतर बनेगा। तो देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो C1 माइनस C2 दोनों में 5 कॉमन हो जाएगा, F1 माइनस 32 और F2 माइनस 32/9 कॉमन आ जाएगा। तो ये डेल्टा C/5 और 32 ये ऐसे हो जाएगा, माइनस F2 प्लस 32/9 के कैंसिल, तो डेल्टा C/5 इक्वल टू डेल्टा F/9 आ जाएगा। तापांतरों में दोनों में इस प्रकार का संबंध प्राप्त होगा। ओके।